हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इवैल्यूएशन ऑफ सरफेस इंटीग्रल। तो सरफेस इंटीग्रल को हम एक थ्योरम की मदद से इसको समझेंगे, इसकी मैथमेटिकल इवैल्यूएशन हम किस तरह करेंगे और फिगर से भी इसको हम समझेंगे। ठीक है, तो सपोज हमारे पास 3 डायमेंशन में एक सरफेस है एस, जिसको मैं सरफेस से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और इसका जो एक सरफेस एलिमेंट है डेल्टा एस के, उसको मैं यहाँ पर ले रहा हूँ। ठीक है, ये इसका मैंने एक एलिमेंट कंसिडर किया है, जो कि जिसमें मैंने एक पॉइंट कंसिडर की है पी के। ये जो यूनिट नॉर्मल है इनके, ये सरफेस को नॉर्मल है, और ये जो के यूनिट नॉर्मल है ये इस प्लेन को नॉर्मल है, एक्स वाई प्लेन को। या मैं यहाँ पर जो इसकी जो प्रोजेक्शन ले रहा हूँ सरफेस की रीजन में, तो इसकी जो प्रोजेक्शन है वो है डेल्टा ए के ऑफ लेंथ डेल्टा एक्स के और डेल्टा वाई के। मतलब ये है कि सरफेस मैंने 3 डायमेंशन में कंसिडर किया है और इसकी प्रोजेक्शन को मैं एक्स वाई प्लेन में ले रहा हूँ। ठीक है, रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि हमने ये थ्योरम इसको प्रूव करना है या इसको हमने एक्सप्लेन करना है। थ्योरम की स्टेटमेंट ये है कि आर इज द प्रोजेक्शन ऑफ द सरफेस एस ऑन द एक्स वाई प्लेन, देन प्रूव दैट double integral of the surface a dot n ds is equal to double integral of the region a dot n dx dy over n dot k magnitude। इसको प्रूव करने के लिए हम ये फिगर कंसिडर कर रहे हैं, और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि डेल्टा ए के यूनिट एलिमेंट ऑफ द रीजन है, डेल्टा एस के यूनिट एलिमेंट ऑफ द सरफेस है, इनके हमारे पास यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस एस एट पॉइंट पी के इज द यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू द रीजन आर, जो कि मैं इसको बिल्कुल जेड डायरेक्शन में ले रहा हूँ, और गेमा के हमारे पास एक्यूट एंगल बिटवीन एन के एंड के यूनिट वेक्टर्स है। ये यहाँ पर हम एक इसकी दरमियान जो एंगल बन रही है वो ले रहे हैं, गेमा के से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, अब मैथमेटिकली हमने ये देखना है कि अगर इस सरफेस की हमने यहाँ पर प्रोजेक्शन लेनी है तो मैथमेटिकली हम इस लेफ्ट साइड को राइट साइड में किस तरह कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी लेफ्ट साइड लिया हुआ है, और साथ में हम एनालिटिक ज्योमेट्री से हम ये ले सकते हैं कि बेसिकली द प्रोजेक्शन ऑफ डेल्टा एस के एंड डेल्टा ए के इज डिफाइंड बाय दिस रिलेशन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, ये आपने याद रखना है कि अगर एक प्लेन की प्रोजेक्शन आपने दूसरे में लेनी है, डेल्टा एस के की प्रोजेक्शन मैंने डेल्टा ए के में लेना है, तो उसको हम इस तरह डिफाइन करेंगे, डेल्टा एस के कास गेमा के इज इक्वल टू डेल्टा ए के। बेसिकली इसकी रीज़न क्या है? रीज़न इसकी यही है कि जो हमारे पास एंगल बन रहा है गेमा के यूनिट वेक्टर्स के दरमियान, तो बेसिकली ये प्लेन्स के दरमियान जो एंगल है वो इसको हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ये है कि जो प्लेन के दरमियान एंगल है वो हम किस बेस पर ले रहे हैं, वो इस बेस पर ले रहे हैं कि वो उनके यूनिट नॉर्मल के दरमियान वो एंगल बन रही है। ठीक है, सो आगे हमने लेफ्ट साइड को राइट में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए अगर आप लेफ्ट और राइट में देखें तो लेफ्ट और राइट में ये दो चीज़ें सेम है, ए डॉट एन और डी एस की जगह हमारे पास ये चीज़ आ रही है। तो हम देखते हैं कि डी एस की जगह ये वैल्यू किस तरह आ रही है। ठीक है, ये वाली, तो इसको हमने प्रूव करना है। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास इस ये जो रिलेशन मैंने लिया हुआ है इससे मैं इसको प्रूव कर सकता हूँ। इस रिलेशन को आप कंसिडर करें, डेल्टा एस के इक्वल्स टू कास मल्टीप्लाइड बाय कास गेमा के विच इज इक्वल टू डेल्टा ए के। इससे मैं डेल्टा एस के की वैल्यू इस तरह ले सकता हूँ, डेल्टा ए के डिवाइडेड बाय कास गेमा के, लेट अस से दिस इज 2। अब कास गेमा के की जगह मैं ये रिप्लेस कर रहा हूँ, कास गेमा के इज इक्वल टू एन के डॉट के, इसकी मैग्नीट्यूड। रीज़न क्या है? रीज़न इसकी यही है कि अगर इसको हम एक्सपेंड करें बाय डॉट प्रोडक्ट, इसको देखना है। ठीक है, कि
इसको अगर हम एक्सपेंड करें बाय डॉट प्रोडक्ट तो इन के की मैग्नीट्यूड के मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय कास गेमा के, मतलब ए डॉट बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कास थीटा। सो ये तो यूनिट वेक्टर्स है, ये इनकी मैग्नीट्यूड 1 के बराबर होगी। तो इस रीज़न से मैं इसको यहाँ पर इस तरह लिख सकता हूँ, ठीक है, ये वैल्यू, ठीक है। तो जस्ट आपने इक्वेशन 2 में कास गेमा के की जगह ये रिप्लेसमेंट करनी है, इसकी मैग्नीट्यूड की वैल्यू, और डेल्टा ए के की जगह आपने डेल्टा एक्स डेल्टा वाई लेनी है, ठीक है, क्योंकि ये तो जो एरिया है इन दो के प्रोडक्ट से बनता है। तो डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स के डेल्टा वाई के डिवाइडेड बाय इन के डॉट के मैग्नीट्यूड, और लिमिटिंग केस में इसको मैं अब इस तरह लिख सकता हूँ, इन लिमिटिंग केस ds will be equal to dx dy divided by n dot k मैग्नीट्यूड। thus इसको अगर हम इस इक्वेशन 1 में रिप्लेस करें, इक्वेशन 1 जो हमारे पास ये स्टेटमेंट था, इसकी जगह r रिप्लेस करेंगे, a डॉट n dx dy डिवाइडेड बाय n डॉट k। तो राइट साइड हमारे पास प्रूव हो जाएगा, ठीक है। मतलब हमने थ्योरम का जो लेफ्ट साइड लिया था, लेफ्ट हैंड साइड, उससे हमने राइट हैंड साइड प्रूव कर लिया, ठीक है। अब हमने इसको एक मैथमेटिकल एग्जांपल से एक्सप्लेन करना है, जो कि बहुत ज़रूरी है। थ्योरम में तो हमने ये प्रूव कर लिया कि इवैल्यूएशन किस तरह होगी, सरफेस इंटीग्रल से हम डबल इंटीग्रल में किस तरह आएंगे। अब इस स्टेटमेंट का मतलब यही है कि यहाँ पर आपके पास इस इंटीग्रल पर एक्स के लिमिट्स लगेंगे, और जो ये जो बाहर वाला इंटीग्रल है इस पर y के लिमिट्स लगेंगे। तो मतलब ये है कि सरफेस इंटीग्रल से हम डबल इंटीग्रल में आ गए। तो हम इसको एक एग्जांपल से प्रूव करेंगे, और साथ में आपने ये भी नोट करना है कि थ्योरम के मुताबिक जो प्रोजेक्शन मैंने लिया था वो सरफेस की एक्स वाई प्लेन में लिया था। अब अगर हम इसको एक्स जेड प्लेन में या वाई जेड प्लेन में प्रोजेक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, मतलब अगर प्रोजेक्शन एक्स जेड प्लेन में है तो हमारे पास जो सरफेस इंटीग्रल है ए डॉट एन डी एस, ये हमारे पास आएगा डबल इंटीग्रल ऑफ द रीजन ए डॉट एन डी एक्स डी जेड डिवाइडेड बाई एन डॉट, और एक्स जेड प्लेन को जो यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर है जे डायरेक्शन में, ये आएगा। सिमिलरली अगर हमारे पास प्रोजेक्शन सरफेस की वाई जेड प्लेन में हो तो सरफेस इंटीग्रल ए डॉट एन डी एस हमारे पास इस तरह आएगा ए डॉट एन डी वाई डी जेड डिवाइडेड बाई एन डॉट आई। यहाँ पर जो यूनिट वेक्टर लग रहा है तो ये वाई जेड प्लेन को परपेंडिकुलर है, सिमिलरली जे एक्स जेड प्लेन को परपेंडिकुलर है, सही है। सो उम्मीद है आपको आज की इस टॉपिक की समझ आ गई होगी, और नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि इसको एक एग्जांपल की मदद से प्रूव करें। थैंक यू। ओके, सरफेस इंटीग्रल पर आप एग्जांपल देखें कि इवैल्यूएट द सरफेस इंटीग्रल if a is the vector function given by this equation and s is the parabolic cylinder y square is equal to 8x in the first octant bounded by the planes y is equal to 4 and z is equal to 6। तो सरफेस इंटीग्रल को जब हम इवैल्यूएट करेंगे तो थ्योरम की मदद से हमने इससे पहले जो थ्योरम प्रूव किया है
इसकी प्रोजेक्शन हम वाई जेड प्लेन में ले रहे हैं, क्योंकि आप क्वेश्चन को देखें तो वाई और जेड की लिमिट्स गिवन है। फर्स्ट ऑक्टेंट मींस कि जो पैराबोलिक सिलेंडर बन रही है हमारे पास, वो फर्स्ट ऑक्टेंट में हम ओरिजिन से उसकी लिमिट्स जो है वो कंसिडर करेंगे। तो y की लिमिट्स 0 to 4 और z की लिमिट्स 0 to 6, मतलब ये है कि इसकी जो प्रोजेक्शन है वो हम वाई जेड प्लेन में ले रहे हैं। ठीक है, तो स्टेटमेंट के मुताबिक हमारे पास ये चीज़ आएगी। नाउ हमने क्या करना है, इस स्टेटमेंट में हमने यूनिट वेक्टर जो है इन यूनिट वेक्टर हमने इसको फाइंड आउट करना है, फिर इस इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी है, इन डॉट आई की डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी है। तो मतलब ये एलिमेंट्स जब हम फाइंड आउट करेंगे तो सारे वैल्यूज फिर हम यहाँ पर पुट करके डबल इंटीग्रल को इवेलुएट करेंगे। ठीक है, तो यूनिट नॉर्मल को फाइंड करने के लिए हमने सरफेस इक्वेशन कंसीडर करनी है, जो कि पैराबोलिक सिलेंडर की शक्ल में गिवन है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, या इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ 8x माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। नाउ हमें पता है कि यूनिट नॉर्मल को हम ग्रेडियंट ऑफ पाई डिवाइड बाय ग्रेडियंट ऑफ पाई मैग्नीट्यूड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको फाइंड करने के लिए हमने क्या किया, ग्रेडियंट ऑफ पाई 8i माइनस 2i जे डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड। तो इससे हमारे पास ये आता है, ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में। ठीक है, इन की वैल्यू, नाउ ए डॉट इन की वैल्यू हमने इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट लेकर ये वैल्यू हासिल की है 8y प्लस वाई जेड डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 16 प्लस वाई स्क्वायर। सिमिलरली इन डॉट आई की जब हम इसकी डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ रही है। तो ये जो तीन इन सर्कल वैल्यूज़ है, हमने अब इसको यहाँ पर पुट करके सरफेस इंटीग्रल की मैथमेटिकल फॉर्म या मैथमेटिकल वैल्यू हासिल करनी है। ठीक है, सो फाइनली आप क्या करें, इन तीनों वैल्यूज़ को इक्वेशन 1 में रिप्लेस करें। सो putting all values in equation 1 implies that double integral of the region a dot n, जिसकी वैल्यू हमारे पास ये है 8y प्लस वाई जेड डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 16 प्लस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई डी वाई डी जेड डिवाइडेड बाई एन डॉट आई। तो एन डॉट आई की वैल्यू हमारे पास ये है 4 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 16 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हमने वाई और जेड के मुताबिक लिमिट्स भी पुट करनी है। ठीक है, तो वाई और जेड की लिमिट्स हमारे पास क्वेश्चन के स्टेटमेंट में गिवन है, और इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, z की लिमिट्स है हमारे पास 0 से 6 तक, y की लिमिट्स 0 to 4 है, 8y प्लस वाई जेड ओवर स्क्वायर रूट 16 प्लस वाई स्क्वायर, और इसको मैं लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट 16 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 डी वाई डी जेड। ये दोनों कैंसल आउट होंगे, और इसको अब हम अच्छा, तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास, अब हमने क्या करना है, इसकी इंटीग्रेशन कर रही है, इस इंटीग्रल को हमने अप्लाई करना है विद रिस्पेक्ट टू आई। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 8y स्क्वायर बाई 2 वाई स्क्वायर बाई 2 जेड, और जेड की लोअर अपर लिमिट्स, सॉरी वाई की। तो यहाँ से हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आएगा 1/4 0 to 6 4y स्क्वायर प्लस 1/2 वाई स्क्वायर जेड, और y की लिमिट्स 0 to 4 डी जेड 1/4 0 to 6 4 y की जगह अपर लिमिट्स और लोअर 0 है। तो आएगा हमारे पास 1/4 0 to 6 और 4 जार 16 16 4 जार 64, यहाँ से 16/2 8 जेड
dz। नेक्स्ट आपने अब इसकी इंटीग्रेशन z के मुताबिक लेनी है। 64z प्लस 8z² 2 लोअर अपर लिमिट्स ऑफ z 1/4 64 अपर लिमिट ऑफ z 4 और लोअर 0 है। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू 1/4 6 4 are 24 6 6 are 36 38 सिमिलरली 6 6 are 36 4 यहाँ से आता है। इसको जब हम टोटल कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर 132 आएगा। इसको आप देख लें, ठीक है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर 132 आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि सरफेस इंटीग्रल की इवोल्यूएशन इस एग्जाम्पल से आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू।